अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे, साथ में इसके फ़ायदे और नुकसानात के ऊपर भी बात करेंगे। यार जो डेमोक्रेसी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं ना, उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया किया है। पहली कैटेगरी है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखें, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जो सिटीजन्स हैं, जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो डायरेक्ट जनाब पार्टिसिपेट करती है। यानी हुकूमत ने कौन सा कानून बनाना है या कौन सा नहीं बनाना, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सी पॉलिसी बनानी है, इन सारे अहम मामलात के ऊपर अवाम डायरेक्ट अपनी इनपुट देती है, वोट के ज़रिए या रेफरेंडम के ज़रिए या पब्लिक इनिशिएटिव के ज़रिए। ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में है सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी वहाँ पे लोग वोट देते हैं लोगों को, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट भी है और साथ में लोग अवाम डायरेक्ट भी अपनी राय देती है रेफरेंडम के ज़रिए। ठीक है? यानी कि स्विट्ज़रलैंड में टैक्सेशन के मामलात के ऊपर, इमिग्रेशन लॉज़ के ऊपर, बजट के ऊपर या आइनी तरामीम के ऊपर क्या काम करना है, क्या नहीं करना, तो उसमें अवाम अपनी डायरेक्ट इनपुट देती है। ये आप ज़रा देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है? तो वहाँ पे अवाम ही जो है ना, उनके पास ही अल्टीमेट पावर है। सो अगर हुकूमत ने वहाँ पे टैक्सेशन के ऊपर कोई कानून बनाना है, इमिग्रेशन का लॉ बनाना है या सोशल पॉलिसीज़ बनानी है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट से सिर्फ फैसले नहीं करती अकेली, बल्कि वहाँ पे पार्लियामेंट के साथ उनकी जो अवाम है डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए अपनी इनपुट देती हैं। अब यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे ये देखें कि अगर वहाँ पे किसी मामले आइन को अमेंड करना है या इनिशिएटिव लेना है, तो उसके लिए जनाब कहा जाता है कि 1 लाख के लगभग लगभग जो लोग हैं वो अपने सिग्नेचर्स करें। उसके अलावा अगर आपने रेफरेंडम करवाना है, तो उसके लिए जनाब 50,000 सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है, जो भी पार्लियामेंट से आपने मंज़ूर करवाना है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो अवाम, जो पब्लिक होती है, सिटीज़न्स होते हैं, वो डायरेक्ट अपनी इनपुट देते हैं कि भाई ये कानून बनाओ, ये नहीं बनाओ। वैसे आजकल पाकिस्तान और भारत में क्या होता है, हम अपनी डायरेक्ट कोई भी बात नहीं कह सकते ना। हमने एक बंदे को वोट दिया, वो पार्लियामेंट में गया और अब वो कानून बना रहा है। अब वो जो भी करे, जैसे भी करे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको गालियाँ दे सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के ऊपर ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमसे ये पूछते तो नहीं है कि हाँ भाई बताएँ कि ये कानून कब बनाएँ कि नहीं बनाएँ। वो बना लेते हैं और फिर आके हमें बता देते हैं। इनकी मेहरबानी होती है बड़े लोगों की। ठीक है? उसके बाद है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि जो अवाम है वो डायरेक्ट कोई कानून नहीं बनाती, डायरेक्ट कोई अपनी इनपुट नहीं देती, बल्कि वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो उनके बिहाफ पे जाके फैसले करते हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत में होता है। ठीक है? और ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही डेमोक्रेसी है जिसको रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज़ आती हैं। पहली कैटेगरी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि जनाब, जैसे आप लोगों को पता है कि 3 ब्रांचेज़ होती हैं गवर्नमेंट की, एग्ज़ेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है और जुडिशरी उस कानून की इंटरप्रिटेशन करती है। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह होता है, जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो लेजिस्लेचर से ही लिया जाता है, यानी जिस बंदे को आपने पार्लियामेंट में भेजा होता है, वही बंदा जनाब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाके प्राइम मिनिस्टर और वजीर बन जाता है और वही बंदा जाके हुकूमत चलाता है। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, भारत है। अब इसमें क्या है कि जनाब पाकिस्तान में जो बंदा पार्लियामेंट में आता है, वही बंदा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, यानी वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में चला जाता है। वो मिनिस्टर भी बन सकता है, यानी उन कवानीन को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। सो एग्जीक्यूटिव और जो हमारी लेजिस्लेचर ब्रांच है, वो आपस में उनका एक लिंक बन जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। ये यूके के अंदर सिस्टम है, ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया में है और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर है। इसके अलावा दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिसको सदारती निज़ाम भी कहा जाता है। अब उसमें जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो बिल्कुल सेपरेट है, यानी कि जो बंदा आपका हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो मुल्क चलाएगा, जो गवर्नमेंट चलाएगा, वो यानी कि पार्लियामेंट से नहीं लेते। पाकिस्तान और भारत में तो पार्लियामेंट से लिया जाता है ना प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सदारती निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है, वो वैसे सदारती निज़ाम में उसका नाम सदर रखा जाता है, प्रेसिडेंट होता है, वो जनाब पार्लियामेंट से नहीं आता, वो अलग ही उसका इलेक्शन होता है। और इसका एग्जांपल है अमेरिका, ब्राज़ील। अमेरिका में जो ट्रम्प साहब हैं, वो कांग्रेस के बंदे नहीं हैं, वो पार्लियामेंट के बंदे नहीं हैं भाई।
वो उसका अलग से इलेक्शन हुआ, वो बाहर से ही बंदा आया और उसने जो जो मिनिस्टर रखे हुए वो भी जनाब कांग्रेस के बंदे नहीं है, वो बाहर से हैं। सो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो बिल्कुल अलग ब्रांच होती है और जो एग्जेक्टिव वो बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। हमारे यहाँ लिंक होता है पाकिस्तान और भारत में, जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है, ठीक है जी। उसके बाद अब आइडियोलॉजिकल टाइप देखते हैं, इसमें है लिबरल डेमोक्रेसी। या लिबरल डेमोक्रेसी में ये होता है जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है ना वो अवाम के पास होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती है। यानी लोगों के पास फ्रीडम होती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाता है, फ्री इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, मल्टी पार्टीज होती हैं, उनके बीच में मुकाबला होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक ब्रांच का अपना अपना काम होता है और अदलिया बिल्कुल आज़ाद होती है। तो इसको इसको बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। जितने भी आपको यूरोपियन कंट्रीज मिलते हैं वहाँ पे एक्चुअली ये लिबरल डेमोक्रेसी है, यानी कि आज़ाद माहौल है, आइन के ऊपर अमल हो रहा है, सुकून है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है सोशल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो लोगों की वेलफेयर के ऊपर किया जाता है, यानी उनकी जो बुनियादी ज़रूरत है ना, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब इसमें डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है उसको कंबाइन किया जाता है सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की। यानी सोशल डेमोक्रेसी का जो बुनियादी मकसद होता है ये कि यार जो आवाम है उनको हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मिले, उनको बराबरी मिले, उनको सारे रिसोर्सेज मिलें, ठीक है। उनके जो वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो देखे जाएँ, यानी कोई ऐसा काम ना हो जिसके अंदर किसी के साथ ज़्यादती हो, ठीक है? बेरोज़गारी ना हो, महँगाई ना हो, इन चीज़ों को ख़त्म करना होता है। अवाम हर लिहाज़ से खुशहाल हो, ठीक है ना? तो ये जो होती है सोशल डेमोक्रेसी, ये ज़्यादातर स्वीडन या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ नहीं है, जैसे नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, इन कंट्रीज़ में ये आपको सोशल डेमोक्रेसी मिलती है। इनको वेलफेयर कंट्रीज़ भी कहा जाता है। उसके बाद है सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी। यार ये वो कंट्रीज़ जो कार्ल मार्क्स की जो फ़लसफ़ा है सोशलिज़्म उसके ऊपर ये जो काम करते हैं। अब इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनाब जो कलेक्टिव ओनरशिप है उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ या रिसोर्सेज़ होते हैं किसी भी मुल्क में, वो सबकी कलेक्टिव ओनरशिप होती है और ज़्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट की भी कोशिश ये होती है कि यार जो भी अवाम है उन सबको बराबर-बराबर जो है ना अपॉर्च्युनिटी दी जाए और उसमें जनाब आमतौर पे जो वर्किंग क्लास है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है और सिंगल डोमिनेंट पार्टी होती है, जहाँ पे भी आपको सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी मिलेगी। जैसे आपको पता है चाइना, ये उसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद है रिलीजियस डेमोक्रेसी। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी और प्लस में जो मज़हब है और उसको मिक्स करके काम चलाया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी है, पार्लियामेंट भी है, जुडिशरी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन साथ में जो रिलीजियस जो जो कवानीन है वो भी आप यूज़ कर रहे हैं, रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स है वो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है इस्लामिक डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस्लामिक तालीमात भी दी जाती हैं और डेमोक्रेसी भी है। जैसे पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में आपको पता है कि डेमोक्रेसी है, ठीक है ना? पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन साथ में जो हमारे कवानीन है उसमें आइन में ये भी लिखा हुआ है कि भाई कोई भी कानून जो है ना कुरान और सुन्ना की तालीमात के अगेंस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस्लामिक जो है ना काउंसिल है, एक नज़रियाती काउंसिल है, इसके अलावा हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सिर्फ वही बन सकता है जो मुसलमान हो। तो ये हो जाती है इस्लामिक डेमोक्रेसी। अच्छा जी, उसके बाद है क्वालिटेटिव टाइप के हिसाब से देखा जाए तो एक होती है फुल डेमोक्रेसी, यानी कि मुकम्मल हर किस्म ज़बरदस्त किस्म की डेमोक्रेसी, एक नंबर पॉलिटिकल फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज़, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, मतलब एक किस्म का अच्छी, जहाँ पे मुकम्मल जमहूरियत हो। एक होती है फ्लॉड डेमोक्रेसी, जहाँ पे मुकम्मल जमहूरियत नहीं होती, होती है बस नाम की होती है, ठीक है, इलेक्शन हो जाते हैं फ्री, बाकी गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, पॉलिटिकल कल्चर जो है ना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होता है, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लो होती है, लेकिन मतलब डेमोक्रेसी है लेकिन मतलब बस पूरी सारी मज़े की नहीं है, ख़राब है, फ्लॉड है, यानी कि उसमें बहुत सारी यानी कि कमज़ोरियाँ होती हैं। और एक होती है इलिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं नाम के, लेकिन असल में जो पावर है वो अवाम के पास नहीं होती, बल्कि पावर किसी और के पास होती है और वहाँ अवाम को उस तरह की आज़ादी भी नहीं होती। कहने को तो इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी बताई जाती है, लेकिन होती नहीं है। लोगों की जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो नहीं होती, यानी सख्ती होती है पूरी। आप ऐसे ही समझें जैसे बस नाम की डेमोक्रेसी, वैसे एक किस्म का यानी कैसे लगता है जैसे डिक्टेटरशिप है, ठीक है? इसको बोलते हैं इलिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी भी टाइप्स हैं यार, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी।
यानी वो डेमोक्रेसी जिसमें जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन उसकी जो पावर है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए लिमिट की जाती है। यानी मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, उसमें एक हुकूमत है, तो उस हुकूमत के जो इख्तियारात हैं, उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो पावर है, उसको आइन के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए लिमिट किया जाता है। यानी कि अवाम लीडर्स चुनती है इलेक्शन के ज़रिए, और उनके पास जो इख्तियारात होते हैं, उन्होंने वो आइन के तहत ही यानी कि उसको फ़ॉलो करना है। यानी अगर हम किसी बंदे को इलेक्ट करते हैं ना, वो पार्लियामेंट में जाएगा, अब वो जो भी पावर इस्तेमाल करेगा वो आइन के तहत यानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। जितने उसको आइन के ज़रिए इख्तियारात दिए गए हैं, उसने वही फ़ॉलो करने हैं। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जैसे अमेरिका में, जैसे पाकिस्तान में, ठीक है, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड किस्म की पावर है, ठीक है जी। उसके बाद है मॉनेटरी डेमोक्रेसी। यार इसमें क्या होता है कि ऐसे डेमोक्रेसीज़ जहाँ पे ज़्यादातर जो हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, मीडिया के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, एनजीओज़ के ज़रिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों की, उनका एहतसाब होता है, उनके जो हुक्मरान होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, हुकूमत को रोका जाता है कि वो पावर का मिसयूज़ ना करे, ठीक है। यानी पूरी नज़र रखी जाती है कि हुकूमत कहीं दो नंबरी तो नहीं कर रही। और ज़्यादातर जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, आपको वहाँ पे मीडिया मिलता है फ्री, ठीक है ना। अमेरिका, यूके, पाकिस्तान, भारत, यहाँ पे मीडिया ऐसी की तैसी करता है हुकूमत की। तो ये यानी कि एक किस्म की मॉनेटरी डेमोक्रेसी कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद है अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन असल ताकत जो है ना बस एक बंदे के पास या कुछ लोगों के पास होती है। बाकी पॉलिटिकल अपोजिशन, मीडिया और सिविल फ्रीडम्स बहुत ही कम होती हैं, आज़ादी नहीं होती बोलने की, ठीक है ना? बहुत सख्ती होती है, कुछ भी गलत बोलेंगे तो आपको उठा लिया जाता है, ठीक है ना? वो डाले-शाले वाले आ जाते हैं। इलेक्शन होते तो हैं, लेकिन नाम के होते हैं। इलेक्शन में जो लोग जीतते हैं, वो आते नहीं हैं, हुकूमत में कोई और आ जाता है, यानी धांधली की जाती है, इलेक्शन मैनेज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। यानी कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वोटिंग तो होती है, लेकिन जो मुखालफिन हैं, जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, जो मीडिया है, उसके ऊपर बड़ी यानी कि सेंसरशिप है, उनके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगती हैं। उसके बाद है ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। ये भी अथॉरिटेरियन के टाइप होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि देखने में वो डेमोक्रेसी लगती है, लेकिन जो उसका जो ऑपरेशन है, जो उसको उसका जो तरीक़ेकार है, प्रैक्टिस में वो होता नहीं है, ठीक है? यानी इसको इलिबरल डेमोक्रेसी और हाइब्रिड रिजीम भी कहा जाता है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक फीचर्स भी होते हैं और ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे बड़ी सख्ती से हुकूमत की जाए, डंडे के ज़रिए, सिंपल। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन असल पावर किसके पास होती है? कुछ लोगों के पास, कुछ एलीट लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े पावरफुल, वही जनाब जो है ना वो मुल्क चलाते हैं, या कोई एक जनाब एक लीडर होता है, वही सारा कंट्रोल कर रहा है। अब ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में ये फ़र्क है कि ऑटोक्रेटिक के अंदर लीडर जो है ना, वो जो है ना उनके पास मुकम्मल इख्तियार होता है और इलेक्शन जस्ट फ़ॉर्मेलिटी होती है। अथॉरिटेरियन में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो पावर है ना वो थोड़ी कंट्रोल्ड होती है। यानी कि अथॉरिटेरियन में थोड़ी नरमी होती है, लेकिन ऑटोक्रेटिक में तो बिल्कुल भी नरमी नहीं होती। अब हम देखेंगे इस डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या हैं। भाई सबसे पहले इंडिविजुअल फ्रीडम, भाई आपको फ्रीडम होती है बोलने की, घूमने की, पढ़ने की, हुकूमत में हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें, प्राइम मिनिस्टर बने, वोट दें, एमएनए बने, एमपी बने, सेनेटर बने, ठीक है ना? इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़न्स हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपने लीडर्स को वोट भी देते हैं, बगैर किसी खौफ के। तो ये क्या है, ये इसका फ़ायदा है जमहूरियत का, आपको मुकम्मल आज़ादी होती है। दूसरा, आपके जो इंसानी हकूक़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन है। आपके जो बेसिक राइट्स हैं, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये भाई इसकी प्रोटेक्शन दी जाती है और कानून की नज़र में आप सबको बराबर समझा जाता है, ठीक है? उसके बाद है सोशल इक्वालिटी, कि जनाब जमहूरियत के अंदर सबको बराबर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, यानी हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर सबको एक जैसी दी जाएगी भाई। अमीर क्या, गरीब क्या, सबको एक जैसी तालीम, एक जैसी यानी कि हेल्थ केयर और यानी अब सेहत की सहूलियात दी जाती हैं। उसके बाद है जनाब इकनॉमिक ग्रोथ। जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे इनोवेशन होती है, कारोबार होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, हालात बड़े बेहतर होते हैं, मईशत ग्रूम कर रही होती है, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, बेरोज़गारी होती नहीं है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है ना? सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा होता है, माशी तौर पे आप तरक्की कर रहे होते हैं। इसके अलावा पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि इसमें ये होता है कि जब एक हुकूमत अपना 5 साल पूरे करती है या 4 साल पूरे करती है, तो उसके बाद दूसरी हुकूमत जब आती है तो उसका जो पावर का जो ट्रांसफ़र है ना, वो बड़ा सुकून होता है। यानी कि ये नहीं होता कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, ये नहीं होता कि एक बंदे की हुकूमत चली गई तो वो मुल्क को तबाह कर दे, ऐसा नहीं होता भाईजान। 5 साल पूरे हो गए या आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो दूसरी पार्टी की हुकूमत आएगी तो बड़े प्यार और मोहब्बत से ट्रांसफ़र होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सो ये जमहूरियत का एक हुस्न है और यही जमहूरियत का सबसे बड़ा फ़ायदा है। जैसे अमेरिका में एक सदर चला जाता है तो दूसरा सदर आराम से आ जाता है। ये नहीं होता कि दूसरा सदर जो है रोडों पे बैठ जाता है, नहीं मुझे क्यों निकाला, ये वो, इस तरह नहीं करते भाईजान, वो बड़े महज़ब बंदे हैं। तो ये जमहूरियत का बड़ा एक फ़ायदा है।
अब हम इसके ज़रा नुकसानात भी ज़रा देखते हैं। यार एक तो ये है कि इसके अंदर ना जो फ़ैसला फ़ैसला जो किया जाता है, जो डिसीज़न मेकिंग है वो बड़ी स्लो होती है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना डेमोक्रेसी के अंदर कंसल्टेशन होती है, डिबेट होती है, पार्लियामेंट में बात की जाती है। पहले जनाब लोअर हाउस में कानून मंज़ूर होगा, फिर अपर हाउस में जाएगा। मतलब बड़ी नहीं डिबेट, कंसल्टेशन, हालाँकि ये अच्छी चीज़ें हैं, मशवरे होते हैं। लेकिन यार उससे चीज़ें बहुत सारी लेट हो जाती हैं, स्लो प्रोसेस है। दूसरा है पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन। हाँ, इसमें ये होगा कि हर एक सियासी जमात को आज़ादी होती है अपना-अपना वो मैनिफेस्टो, अपनी नज़रियात पेश करे, अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाए। तो अब उसमें क्या होता है कि जनाब हर सियासी जमात को फ्रीडम होती है ना, जब हर किस्म की फ्रीडम होती है तो फिर उनकी अपनी-अपनी मस्तियाँ भी होती हैं। कोई इस साइड पे निकल रहा है, कोई इस साइड पे कोई क्या बात कर रहा है। तो हर कोई जो है ना बस पावर हासिल करने के लिए जमहूरियत का फ़ायदा उठाते हुए उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं, जिससे क्या होता है कि पोलराइज़ेशन हो जाती है। सियासी तौर पे तक़सीम हो जाते हैं। कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है। जो मिसाल है वो मुखालिफिन को ना वो फ़तवे दे रहे होते हैं कि ये शैतान है, हम फरिश्ते हैं, हमें वोट दो। मतलब इस तरह की ना तक़सीम आ जाती है, डिवीज़न आ जाती हैं। तो ये ज़रा एक बड़ा इसका नेगेटिव यानी कि डिसएडवांटेज है। इसके बाद है रिस्क ऑफ पॉपुलिज़्म। यानी क्या आप करते हैं, जमहूरियत में लीडर्स जो होते हैं ना, वो टोपी ड्रामा करते हैं। हाँ, हवाई फायर करते हैं। जनाब वो ना वादे करते हैं, बस एक दफ़ा मेरी हुकूमत आ जाए तो मैं सारे कर्ज़ ख़त्म कर दूँगा। मतलब ये फ़नकारियाँ दिखाते हैं। यानी वोट हासिल करने के लिए ना हर मुश्किल चीज़ का ना आसान और सतही किस्म का हल बताते हैं। यानी अगर भाई अगर ये लीडर है, एक बंदा वो कहेगा भई आप मुझे वोट दो, मैं ना 2 दिन के अंदर करप्शन खत्म करूँगा। मुझे वोट दो, मैं 1 महीने के अंदर मईशत को बेहतर कर दूँगा। भाई कैसे करोगे? बड़ा ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए बड़ी रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं, टाइम लगता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं-नहीं बस एक दफ़ा तुम मुझे वोट दे दो, देखो मुल्क में जो है ना वो बस तरक्की हो जाएगी, ये हो जाएगी, सब लोग ठीक हो जाएँगे। क्योंकि ऊपर एक जब हैंडसम और ईमानदार बंदा आ जाता है ना, तो नीचे सब कुछ सही हो जाता है। तो कुछ भी नहीं होता। एक सियासी जमात कहती है आप हमें वोट दें, हम तो सड़कें बनाती हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप ये हो जाएगा, हमारा ये है, वो है। तो कहने का मतलब है हर मुश्किल हल का ये आसान हल बताते हैं जिसको पॉपुलिज़्म कहा जाता है। दूसरा वोटर इग्नोरेंस। यार बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जमहूरियत है, लेकिन अवाम पढ़ी-लिखी नहीं है, तो फिर उसका बड़ा नुकसान होता है। उनको समझ नहीं होती है, वो बेचारे ना ये क्या कहते हैं बिरयानी के ऊपर, वो नान चने के ऊपर, इसके ऊपर बिक जाते हैं और ऐरो-गैरो और जाहिल लोगों को और नाअहल लोगों को वोट देते हैं और वो फिर हुकूमत में आ जाते हैं। तो ये एक नुकसान है भाई इसका डेमोक्रेसी का, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लो वोटर टर्नआउट होता है, लोग वोट ज़्यादा डालते नहीं हैं। इवन कि यार जब इलेक्शन होता है तो आप लोगों को पता है ना उस दिन सब नहीं सो रहे होते हैं। इवन कि यार मैं खुद भी पागल इंसान, मैं भी उस दिन घर से बाहर नहीं निकलता, सोया रहता हूँ। वोट देता नहीं हूँ, दिलचस्पी नहीं है। भाई जब दिलचस्पी नहीं होगी, वोट नहीं दूँगा, शऊर नहीं होगा तो काहे का भाई जमहूरियत, ये जमहूरियत का नुकसान हुआ ना। इससे फ़ायदा तो नहीं होता ना भाईजान। फिर जो है ना क्रिमिनल किस्म के लोग जो है ना वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं। अजीब-व-गरीब उनकी शक्लें होती हैं, कोई करैक्टर नहीं होता, कोई उनके शऊर नहीं होती, कोई उनके पास विज़डम नहीं होती। समझ गए ना? दूसरा माइनॉरिटी डिसएडवांटेज। अब इसमें क्या होता है, जमहूरियत में जो लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं उनका फ़ायदा होता है। यानी जमहूरियत में ये होता है कि अगर एक ही किस्म के लोग हैं या एक मज़हब के फॉलोअर हैं, तो अगर उनकी ज़्यादा अक्सरियत है तो उनकी बात मानी जाएगी। लेकिन जो लोग माइनॉरिटी में हो गए उनको ज़्यादा नुकसान होगा, उनको दबाया जाता है बाज़ औक़ात। सो जिस मुल्क में मिसाल के तौर पर 70% लोग एक ही मज़हब को फ़ॉलो करते हैं या एक ही लैंग्वेज वाले हैं और जो 30% है वो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनका मज़हब कुछ और है, उनका कल्चर कुछ और है, या तो उन लोगों को दबाया जाएगा। उनको उनके जो हकूक़ हैं वो ज़रा थोड़े मुतासिर होते हैं, ठीक है ना? तो उनकी रिप्रेज़ेंटेशन भी कम होती है, क्योंकि आबादी में कम है तो पार्लियामेंट में उनके बंदे भी कम जाते हैं। तो ये ज़रा एक इसका यानी कि एक नेगेटिव पहलू है, जो माइनॉरिटी के जो हकूक़ हैं वो ज़रा उनको नहीं मिलते। यानी जो बंदे तादाद में कम हैं वो इग्नोर हो जाते हैं जमहूरियत के अंदर। उसके अलावा यार करप्शन, ज़ाहिर बात है पॉलिटिशियंस जब आ जाते हैं, जमहूरियत होती है तो अपनी पावर के ज़रिए मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का अपने फ़ायदे के लिए, तो करप्शन भी होती है। जो पब्लिक फंड्स होते हैं वो अपने फ़ायदों के लिए वो डाइवर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर हुकूमत बार-बार चेंज हो, कोई हुकूमत अपनी 4 साल, 5 साल पूरी ना करो, तो उसके भी अंदर क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी रहती है। अगर कहीं पे कोalition गवर्नमेंट है, यानी 3-4 सियासी जमातें मिलके हुकूमत बना रही हैं, तो वहाँ पे हर दूसरी बात पे आपस में लड़ते रहेंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो मुल्क में तरक्की नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट में नहीं होगी। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड मीडिया। अगर भाई इसका एक ये है कि जहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, वो मीडिया को खरीद लेते हैं और मीडिया वाले फिर उनके हक में बात करते हैं और प्रोपेगेंडा करते
करते हैं, ठीक है ना? पावरफुल जो ग्रुप्स हैं वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, जो बायस्ड मीडिया है वो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करता है इलेक्शन को। तो ये जमहूरियत अगर उनको पकड़ा जाएगा ना फिर साफ़ी भाइयों को, हालाँकि मैं खुद भी साफ़ी हूँ, तो वो कहेंगे जी ये जमहूरियत है, ये आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप ये कर रहे हैं। हालाँकि हम 2 नंबर काम कर रहे होते हैं। हम ना बड़े पावरफुल लोगों के कहने पे बड़ा पब्लिक ओपिनियन मैनेज कर रहे होते हैं। कुछ अच्छे काम भी करते हैं हम, ठीक है? गरीब लोगों की बातें भी बताते हैं, कोई बेचारा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, सड़कें नहीं बना रही, वो वीडियोज़ दिखा-दिखा के ज़लील करते हैं सियासतदानों को, लेकिन हमारे ऊपर भी डंडा आता है भाईजान, ठीक है ना? तो हम भी बाज़ औक़ात जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। ख़ैर, तो दोस्तों ये भी इसका नुकसान है डेमोक्रेसी का। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स बताई बहुत ही आसान अल्फाजों में, और उसके फ़ायदे और नुकसानात भी मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखा कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।